चोर की दाढ़ी तो हल्की फुल्की थी, इनकी दाढ़ी तो बड़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए इसमें खजूर का पेड़ आ रहा है, इसमें ऐसा माल छुपा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, इस विचार के लोग अगर एक हो जाएंगे तो मोदी जी क्या और कोई भी आएंगे उनको रास्ते से हटाया जा सकता है, सत्ता के गलियारे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज एक बार मैं फिर मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां से किसानों की संसद लगातार जारी है और आज इन किसानों की संसद में सांसद बनकर आए हैं अतुल कुमार अंजाना जी, जो इस किसान आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, इसका समर्थन करते रहे हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो सरकार है वो अब आरोप लगा रही है कि जो किसान हैं वो अपने मुद्दों से भटक के अब राजनीति के गलियारों में आना चाहते हैं। मोदी जी, तोड़ने मरोड़ने के आप मास्टर हो शब्दों के, और मैं आपका इस मामले में पितामह हूँ। हम आप बहुत पुराने दोस्त हैं। आपने जिस स्कूल से शिक्षा ली है उसमें आपने अधूरी शिक्षा ली है। प्रचारक होने के बाद आपको सत्ता से भाग जाना चाहिए था। अफसोस ये है कि वानप्रस्थ का कपड़ा पहनने के बाद हमारे भारतीय दर्शन में ये कहा गया है कि लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके घर परिवार को छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में सत्य की खोज में आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आपने तो तमाम महात्माओं को आत्मा और परमात्मा से मिलन के स्थल पर उनको घसीट कर लाकर संसद के गलियारे में खड़ा करके और सत्ता के रास्ते पर चढ़ा दिया है। तो दोषी तो आप हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहुमत पाने के बाद आप संसद के गलियारे पर, संसद की सीढ़ियों पर आपने मत्था टेका था कि हम संसदीय परंपराओं को जीवित रखेंगे, उसे मजबूत करेंगे। लेकिन आपने तो संसद के संविधान पर ही छलनी शुरू कर दिया, छलनी कर दिया उसको। आपने संसद के अंदर ये तीनों काले कानून, कृषि कानूनों को राज्यसभा में वॉइस वोट के नाम पर पास करा लिया, जबकि उसका मत विभाजन होना चाहिए। तो कौन खेल रहा है राजनीति से? राजनीति तो आप कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, किसान आज भारतीय राजनीति की आर्थिक राजनीति को समझ गए हैं, इसलिए वो आर्थिक राजनीति कर रहे हैं और अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए आपके तीनों कानूनों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि भारत के किसानों के सभी उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य हो और उसकी बुनियाद पर उसकी अविलंब और आवश्यक और कानूनी खरीदारी का कानून बनाया जाए। यही तो किसान की आप राजनीति कह रहे हैं, किसान आज आर्थिक राजनीति अपने हित की कर रहा है। लेकिन सर, सरकार का डर भी कहीं ना कहीं जायज़ है। आंदोलनों से कई बार राजनीति में बड़े चेहरे उभर के आते हैं। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि आंदोलनों ने बड़े राजनीति के चेहरों को जन्म दिया है। इस आंदोलन से भी ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है। और आपके जो कई सांसद जो इस किसान संसद में आए हैं या कई किसान नेता हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर सरकार सक्षम नहीं है हमारे लिए, हमारे हित में फैसले करने के, तो हमें राजनीति में आगे आके करना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मोदी जी, आप तो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। आपकी पूरी जमात थी, आपका संघ, आपकी भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समर्थक थे। जयप्रकाश जी और आप सब लोग कहते थे संपूर्ण क्रांति। आप तो सरकार में आकर संपूर्ण क्रांति की जगह संपूर्ण भ्रांति पैदा कर रहे हैं। मोदी जी, आपने तो जयप्रकाश नारायण के सारे सपनों को पटना के गांधी मैदान में खोद करके गाड़ दिया है और आप सत्ता पर चिपक करके बैठे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप तो ये कहते हैं कि हम लोहिया को भी मानते हैं। तो लोहिया तो कहते थे ना कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती। और अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पेगासस सच है या झूठ है? राफेल का सौदा सच है या झूठ है? पहले IMF कुछ कहता था मनमोहन सिंह के ज़माने में, तो उसकी बड़ी आप चर्चा करते थे और कहते थे IMF ने नकारात्मक भारत की रिपोर्ट दे दी है। आज जब IMF की नकारात्मक रिपोर्ट आती है तो आप उसको दबाते हैं। आपने क्या किया? पेगासस की रिपोर्ट आने के बाद देश के लोकतंत्र के चौथे खंबे को, जैसे विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, चौथा खंभा क्या है?
उसको मैं नया नाम दे रहा हूँ लोकतंत्र में चौथे खंबे को, प्रेस को, खबर पालिका। खबर पालिका की गर्दन आपने मरोड़ दी। 4 साल से कोई आपके खिलाफ सरकार में अखबार में छाप नहीं सकता। जिन लोगों ने छापा उनकी नौकरी चली गई। इसके लिए उदाहरण है, कई प्रख्यात भारतीय स्तर के टेलीविज़न, कई अखबार के संपादक चले गए। खबर पालिका को आपने तोड़कर मरोड़ करके उसकी संसदीय लोकतंत्र में जो प्रमुख स्थान रखता था उसको कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। आज क्यों नहीं पेगासस की चर्चा कर रहे हैं, फिर अखबारों को मरोड़ रहे हैं। आज आपने फिर राफेल के सवाल को, आप कहते हैं विदेश में, अरे विदेश में बोफोर्स का मामला उठा था तो आप यहाँ बोल पड़े, और आज वही बोफोर्स की तरह अगर राफेल का मामला फ्रांस में उठता और मुकदमा वहाँ चालू हो जाता है तो आप यहाँ नहीं उसकी जांच करा सकते। राजीव गांधी ने हिम्मत की थी बोफोर्स पर और संयुक्त संसदीय समिति बैठा ली थी। आपने हिम्मत है, माई का दूध पिया है तो राफेल पर और पेगासस के ऊपर संयुक्त संसदीय समिति की जांच करवा बैठा दीजिए। मानूं कि आप लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक हैं, वरना आप हिटलर की तानाशाही के सबसे बड़े समर्थक कहलाओगे। जांच तो दूर की बात है, यहाँ सरकार तो ये मानने तक को तैयार नहीं कि उन्होंने ऐसा कोई स्पाईवेयर खरीदा भी है या नहीं, तो इसकी बात तो फिलहाल नहीं करते हैं। लेकिन अब आते हैं हम लखनऊ पे, उत्तर प्रदेश में। नहीं, एक बात बताइए, सरकार को बोलने में क्या परेशानी कि हमने पेगासस नहीं खरीदा? नहीं तो सरकार ये कहाँ बोल रही है, तो क्यों नहीं बोलती है? तो इसका जवाब तो विपक्ष को क्या, हाँ, इसका जवाब तो विपक्षी पार्टियों को मांगना चाहिए। आने के लिए कह तो रहे, आज इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव है, सारे विपक्ष के लोग कह रहे हैं। आपको क्यों डर लग रही है पेगासस पर बात करने के लिए? राफेल पर अगर फ्रांस में बहस हो सकती है तो उसकी जांच हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं? बोफोर्स के लिए संसदीय समिति बन सकती है, तो यहाँ राफेल पे क्यों नहीं बन सकती? नहीं, आप भी वही मुद्दा तो नहीं दोहरा रहे कि चोर की दाढ़ी में तिनका? मैं चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, मैं कि चोर की दाढ़ी में खजूर का पेड़। चोर की दाढ़ी तो हल्की फुल्की थी, इनकी दाढ़ी तो बड़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए इसमें खजूर का पेड़ आ रहा है। इसमें ऐसा माल छुपा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए लंबी दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। ये मैंने बहुत 1.5 साल पहले कहा था, मैंने ये कहा था, कंधे पे शॉल रखने से कुछ बात नहीं बन जाती। आज भूल गए रविंद्रनाथ, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल गए। नेताजी के साथ बड़ा अन्याय किया नेहरू ने, बुला रहे थे पूरे परिवार को, अब क्यों नहीं बुलाते? क्या निकला उसमें से बताओ ना? देश का करोड़ों रुपया, आप 3 करोड़ 30 लाख रुपए रोजाना अपनी पब्लिसिटी पर खर्च करते हो नरेंद्र मोदी जी। दिन में 3 बार कपड़ा बदलते हो, आप 3 बार चूड़ीदार पजामा पहनते हो, 1 बार चूड़ीदार पजामा पहनने में 40 मिनट लगते हैं, मुझे नारायण दत्त तिवारी जी बताया करते थे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये कपड़े गए कहाँ? मैंने सुना था कि सोफिया लॉरेन के कपड़े जो वो पहनती थी एक बार, उसके बाद छोड़ देती थी, तो वो लाखों पाउंड में बिका करते थे। क्या आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं? तो देश का वो फायदा ही होगा ना, वो कहते हैं। फायदा उनके पास होगा कि संघ के पास होगा? सोफिया लॉरेन का सारा पैसा तो उसके घर वालों को मिल गया। नहीं तो बीजेपी नेता कहते हैं ना कि इस तरीके से उनके कपड़ों के स्टाइल से, उनके जो उनका एक अपना स्टाइल है, जो रुतबा है, उससे पूरे विश्व में डंका बज रहा है देश का। कपड़े से बन रहा है, तो उनके स्टाइल से बज रहा है। ये तो वैसी कहानी हो गई जैसे एक फिल्म आई थी सगीना महतो, उसमें दिलीप कुमार थे, स्मृति शेष दिलीप कुमार जी। उसमें दिलीप कुमार साहब एक कर्मचारी होते हैं और कर्मचारी नेता होते हैं एक फैक्ट्री के। मालिकान उसको खरीद लेते हैं, कहते हैं बहुत प्रभावशाली आदमी है, इसकी वजह से हमको बहुत मजदूरों को बहुत ज़्यादा तनख्वाह देनी होती है। तो उसको खरीद लिया, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ले लिया, फिर उसको एक बार लंदन भी घुमा दिया। वो धोती कुर्ता पहनने वाला आदमी उसको पैंट शर्ट में और सूट में लगा दिया, तो सूट पहनने लगा, टाई और टोपी पहनने लगा। फिर वो गाना गाया ना उसने, मैं तो साला मैं तो साहब बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई हो लंदन का। तो सगीना महतो बनना चाहते हैं आप क्या? ये सूट कहाँ गया जो सोने के तार से सिला गया था, वो कहाँ है? उसको तो उन्होंने उसकी नीलामी की, जो उससे पैसे आए वो जन कल्याण में लगाए, कल्याण में लगा दिए। आज तक ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोरोना के लिए किन किन लोगों ने पैसे दिए। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की जानकारी नहीं हो सकती है, अतुल कुमार अंजान के पैसे की जानकारी कर रहे हो,
जवाहरलाल नेहरू के घर की जानकारी कर रहे हो, लोगों के घर में ईडी भेज रहे हो और अपने घर की जानकारी नहीं दोगे, कहाँ से कितने पैसा दिया। ये कैसे चलेगा? ये चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा मोदी जी। बाजीगरी का एक दौर होता है, वो दौर गुजर गया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगर आप सत्ता पक्ष को जिम्मेदार मानते हैं तो इसके लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है। ये सारे सवाल विपक्ष को करने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब विपक्ष की हैसियत से दो तरह का विपक्ष है, एक परंपरागत विपक्ष है, एक दक्षिणपंथी विपक्ष है और एक वामपंथी विपक्ष है जिसका नाम है अतुल कुमार अंजान। तो हम लोग अपनी बात कह रहे हैं ना, परवाह नहीं गर्चे जमाना खिलाफ हो, रास्ता वो चलेंगे जो सीधा और साफ है। यहाँ हवाला दिवाला घोटाला चौटाला नहीं है। यहाँ बताइए ना, हमारे भी बहुत मुख्यमंत्री रहे, दुनिया में इतिहास बना दिया। 25 साल तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, 11 साल तक अच्युत मेनन केरला के मुख्यमंत्री रहे, के नयनार मुख्यमंत्री रहे, 20 साल का नृपेन चक्रवर्ती त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी नेता दशरथ देव मुख्यमंत्री रहे, के वासुदेवन नायर मुख्यमंत्री रहे केरला के। हमारे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है। किसी के घर पर आज तक ईडी गई, इनकम टैक्स गया? कभी कोई ये लोग जो हैं एडवांस में अपनी जमानत कराने के लिए गए? नहीं गए, इसलिए कि हम चोरी और बेईमानी में यकीन नहीं करते। हम हवाला जैन डायरी के सदस्य नहीं हैं मोदी जी। आप राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, इसलिए आपसे एक सवाल, राजनीति में जो आजकल हलचल मचा रही है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पहले भी कहा था कि एक टांग से पश्चिम बंगाल जीतूंगी और दोनों टांग पे दिल्ली जीतूंगी, तो वो दिल्ली आ गई हैं। उनके इस 5 दिवसीय दौरे को इतनी सारे कयास दिए जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे कि वो विपक्ष का एक चेहरा बन सकती हैं मोदी जी के खिलाफ आने वाले लोकसभा के चुनाव में? वो चेहरा तो है ही है, और अभी इस देश में बहुत से चेहरे हैं। अखिलेश यादव चेहरा आपको नहीं दिखाई देता? कहाँ, वो तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश में कैसे नहीं दिख रहे हैं? आप लोगों को नहीं दिखाई देता है। यहाँ जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तभी आपको दिखाई पड़ता है, इससे पहले आपको नहीं। कह रहे हैं कि वो बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? तेजस्वी नहीं बन सकते बिहार के मुख्यमंत्री? तो फिर ये सब लोग हैं, ये सब लोग हैं। कोई जानता था कि नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? केशुभाई पटेल के आगे बन जाते हैं। इतिहास और परिस्थितियाँ करवट लेती हैं और फर्श पर बैठे हुए आदमी को अर्श पर पहुंचा देती हैं, और मोदी जी अर्श पर बैठे हुए आदमी को फर्श पर लाकर पटक देती हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत। ममता जी घूम रही हैं, अच्छा है, विपक्ष की बात कर रही हैं। देखिए अभी कल क्या होता है, अभी तो देखने का समय है और समझने की जरूरत है खेल कैसा होगा। देश को, देश की अर्थव्यवस्था को मध्य मार्ग से वामपंथ की तरफ ही जाना है, मध्य मार्ग से दक्षिण पंथ जा करके मोदी के रास्ते पर चलकर देश का विकास नहीं होगा। ये बात हर एक को ध्यान में रख लेना चाहिए। जो भी इस देश की राजनीति करना चाहते हैं और इस देश के तख्ते ताऊस पर बैठना चाहते हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए। ममता जी हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी बात कहेंगे, और जैसा मैंने अभी तक आपसे बात कही, अपनी कटु से कटु बात भी कहेंगे, लेकिन संसदीय भाषाओं के बीच में करेंगे, कटुता के साथ नहीं करेंगे, सम्मान के साथ देंगे। आज का ज़माना किसी को कुत्ते का बच्चा कहने का नहीं है, लेकिन उसे कुकुर कुशेर किया कहा जा सकता है। लेकिन विपक्ष में एकता आपको लगता है संभव है? अनेकता में एकता भारत की पहचान रही, विपक्ष में क्यों एकता होगी? समान विचारधारा के लोगों में आपसी सहमत बनेगी। तो ये जो अगर विपक्ष एक हो जाता है तो क्या ये मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? विपक्ष का सवाल है, समान विचार के लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजदूरों को हक दिलाना चाहते हैं, नौजवानों को काम दिलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को मजबूत करना चाहते हैं, इस विचार के लोग अगर एक हो जाएंगे तो मोदी जी क्या और कोई भी आएंगे उनको रास्ते से हटाया जा सकता है। सत्ता के गलियारे से हटा करके सत्ता उन शक्तियों के हाथ में दी जा सकती है जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की उपज रहे हैं, जो देश के संविधान को बनाए रखना चाहते हैं। उन लोगों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है।